हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरस्टेलर की कहानी के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया में रची गई है जो फ्यूचर में है। इस कहानी के मुताबिक अब दुनिया रहने लायक नहीं बची है। यहाँ पर धूल के तूफान आते रहते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं और इंसान अब सांस भी नहीं ले पाता है। जिस तरह से हम सुनते हैं ना कि हमारी हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चों में अस्थमा पैदा हो रहा है, ऐसा ही कुछ फ्यूचर में भी होगा। ये डस्ट बोल के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट 1928 से 1940 के बीच अमेरिका के कुछ हिस्सों में डस्ट बोल सच में आया था, जब फसलें बर्बाद हो रही थीं, धूल उड़ रही थी लगातार हवा में और तूफान का रूप ले रही थी। इस फिल्म को समझने के लिए आपको 4 चीजों को समझना जरूरी होगा। हालांकि ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं, मगर फिल्म की कहानी को समझते समझते आप इन चीजों को भी जान जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखिए। ये 4 चीजें हैं। पहले तो वर्म होल, इसके बाद बारी आती है ब्लैक होल की। थर्ड, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फोर्थ, टेसरेक्ट। जब कहानी में इनका जिक्र होगा तब मैं साथ साथ इनके बारे में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी आते हैं स्टोरी पर। कूपर एक सपना देख रहा है। ये हमारी कहानी का लीड हीरो है, पायलट है और इंजीनियर है। ये नासा के लिए काम कर चुका है और एक दौर में क्रैश की वजह से इसका करियर खत्म हो गया था। फिलहाल जो सपना ये देख रहा है वो उसी क्रैश का हिस्सा है। एकदम से जब इसकी आंखें खुलती हैं तो इसकी बेटी मर्फ उसके सामने खड़ी है। मर्फ उसे कहती है कि मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है वहां पर एक गोस्ट है और आई थिंक वो भूत आप हैं। कूपर कहता है जाओ सो जाओ। कूपर की फैमिली में उसके अलावा 3 और लोग हैं, बेटा टॉम, बेटी मर्फ और फादर इन लॉ डोनाल्ड। सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के दौरान मर्फ एक टूटा हुआ खिलौना लेकर आती है। टॉम मर्फ का ये कहकर मजाक उड़ाता है कि जो भूत तुम्हारी किताबें गिराता है उसी ने इसे भी तोड़ा होगा ना। मर्फ प्रोटेस्ट करती है और अपनी बात को सच बताती है। कूपर उसे कहता है कि ऐसी नॉन साइंटिफिक बातों का कोई मतलब नहीं है। मर्फ भी है तो अपने बाप की ही बेटी। वो कहती है आप ही तो कहते हैं कि विज्ञान का मतलब उन चीजों को स्वीकार करना है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर कहता है कि अगर उसे घोस्ट और साइंस के बीच कनेक्शन जोड़ना है तो फिर वो भूत से डरना छोड़े और अपने कमरे में हो रही अनयूजुअल चीजों को ऑब्जर्व करे, रिकॉर्ड करे और फैक्ट्स इकट्ठा करे। टॉम और मर्फ के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसीलिए कूपर अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल जा रहा है। कूपर मर्फ को गाड़ी का गियर बदलने के लिए कहता है और उसके हाथ में जैसे ही गियर आता है गाड़ी का एक पहिया पंक्चर हो जाता है। टॉम अपनी बहन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मर्फीज लॉ काम करता है। जैसे ही मर्फ के हाथ में कोई भी चीज आती है खराब हो जाती है। दरअसल मर्फ के पेरेंट्स ने उसका नाम मर्फीज लॉ के ऊपर रखा है। मर्फीज लॉ का मतलब है जो कुछ भी हो सकता है वो होगा। वो उदास होकर अपने पिता से पूछती है कि उसका नाम एक अशुभ चीज के ऊपर क्यों रखा गया। कूपर उसे समझाता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो होना है वो होगा। इसी बातचीत के दौरान उन्हें आसमान में एक ड्रोन दिखता है। एक ऐसे वक्त में जब विज्ञान और तकनीक से दुनिया ने नाता तोड़ लिया है, एक ड्रोन का दिखना कूपर के लिए काफी एक्साइटिंग है। ये लोग ड्रोन का पीछा करते हैं। दरअसल ये एक इंडियन एयरफोर्स का सर्विलेंस ड्रोन है जो सोलर पावर से चलता है। इसमें लगा सोलर किट इतना पावरफुल है कि इनके पूरे खेत को पावर दे सकता है। कूपर इस ड्रोन को हैक कर अपने कंट्रोल में लाता है ताकि उसे दूसरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। ये सब बेसिकली ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश है कि अब ड्रोन और उसकी जैसी दूसरी चीजों का इस्तेमाल पिछले 10 सालों से पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब ये ड्रोन क्योंकि सोलर पावर से चलता था, इसीलिए अब भी आसमान में चक्कर लगा रहा था। मर्फ पूछती है कि ये इतना नीचे कैसे आ गया, जिस पर कूपर कहता है कि वजह तो कुछ भी हो सकती है। आप देखेंगे कि जब कूपर इसे रिसाइकिल करने की बात करता है तो मर्फ थोड़ा उदास हो जाती है। उसके मन में मशीनों के लिए भी वैसे ही जज्बात हैं जैसे इंसानों के लिए होते हैं। वो कहती है इस ड्रोन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या हम इसे आसमान में उड़ते हुए नहीं छोड़ सकते। कूपर कहता है कि वक्त बदल चुका है और जैसे इस बदले हुए वक्त में इंसानों ने अपने काम को बदला है, वैसे ही इस ड्रोन को भी खुद को बदलना होगा। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए ये तीनों स्कूल पहुंचते हैं, जहां कूपर को बताया जाता है कि उसका बेटा टॉम पढ़ाई में ठीक है पर इतना भी अच्छा नहीं है कि उसे कॉलेज भेजा जा सके। उसे अपने पिता की तरह ही खेती करनी होगी।
कूपर झल्लाता है कि मेरिट के बिना पर बच्चों को एजुकेशन से महरूम रखना अच्छा नहीं है। एक्चुअली अब दुनिया का यही दस्तूर है। सिर्फ कुछ बच्चे ही जो बेहद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उन्हें ही कॉलेज भेजा जाता है। बाकी सब खेती में लगे हैं। दुनिया भूख से जूझ रही है, उसे किसानों की जरूरत है। स्कूल में कूपर से मर्फ की शिकायत की जाती है कि मर्फ का पढ़ाई में तो कोई जवाब नहीं, लेकिन वो स्कूल के बच्चों के साथ अपोलो मिशन यानी चांद पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग के उतरने की तस्वीरें दिखाकर सबको गुमराह कर रही है। ये बहुत मजेदार बातचीत है। अगर आपको साईफाई फिल्मों में और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो आपने सुना होगा कि अमेरिका के अपोलो मिशन को फेक कहा जाता है, यानी कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं। उसने ये सब सिर्फ झूठ रचा था ताकि उसका कॉम्पिटिटर सोवियत यूनियन अपने सारे संसाधन अपने इंसान को यानी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने में खर्च कर दें। इसीलिए माना जाता है कि अमेरिका कभी भी चांद पर गया ही नहीं। इस फिल्म में इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकारें चाहती हैं कि बच्चों में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट पैदा ना हो, बस वो खेती करते रहें और खाना उगाते रहें। लेकिन कूपर को अपोलो मिशन की सच्चाई पर शक नहीं है। वो खुद नासा में काम कर चुका है, तो वो जानता है कि अमेरिका चांद पर गया था। वो स्कूल में मर्फ और टॉम के टीचर्स से झगड़ बैठता है और मर्फ सस्पेंड हो जाती है। इस बीच डोनाल्ड से उसे मैसेज मिलता है कि उसके खेतों में इस्तेमाल होने वाले ऑटोमेटेड ट्रक्स और ट्रैक्टर्स कमांड पर नहीं चल रहे और बार बार अपने आप उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके कंट्रोलर्स को बार बार रीसेट करने के बावजूद ये ट्रैक्टर्स कमांड नहीं ले रहे और वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। कूपर मर्फ के साथ घर लौटता है तो देखता है कि सारे ट्रैक्टर्स एक एक कर उसके घर के सामने आकर रुक रहे हैं। कूपर घर के अंदर जाता है। उसे मर्फ के कमरे से किताबें गिरने की आवाज सुनाई देती है। उस कमरे में जाने पर कुछ किताबें उसे गिरी हुई दिखती हैं। मर्फ बताती है कि किताबों के बार बार गिरने को वो ऑब्जर्व कर रही है और उसे लग रहा है कि घोस्ट कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। मर्फ बताती है कि वो मोर्स कोड के जरिए इस सिग्नल को समझने की कोशिश में लगी है। कूपर मर्फ की बातों को ये कहते हुए खारिज कर देता है कि उसे नहीं लगता कि उसका बुकशेल्फ उससे कुछ कहना चाहता है। सारे ट्रैक्टर्स के जीपीएस सिस्टम और कंपास को रीसेट कर दिया गया है। कूपर इन ट्रैक्टर्स को दोबारा काम पर लगा चुका है। डोनाल्ड को शक है कि वहां की जमीन में किसी चुंबकीय ताकत की वजह से ट्रैक्टर्स खिंचकर घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कूपर ये नहीं मानता। वो कहता है कि अगर उनका घर किसी मैग्नेटिक ओर पर बना होता तो इन ट्रैक्टर्स को जब पहली बार चालू किया गया था ना, तभी वो खिंचकर आ जाते। अगले दिन कूपर अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बेसबॉल गेम एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक बार फिर धूल का बड़ा तूफान आता हुआ दिखता है। सब मास्क लगाकर वहां से अपने अपने घर जाने लगते हैं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो पूरा घर धूल से भरा होता है। ये लोग फौरन घर की खिड़कियों को और दरवाजों को बंद कर देते हैं। कूपर मर्फ और टॉम से पूछता है कि क्या उनके कमरों की खिड़कियां बंद हैं। मर्फ फौरन भागकर अपने कमरे में जाती है। कूपर भी पीछे पीछे आता है और उसके कमरे की खिड़की बंद करता है। उन दोनों को दिखता है कि बुकशेल्फ के नीचे जमीन पर धूल से कुछ लाइंस बनी हुई हैं। मर्फ फिर से अपनी बात दोहराती है कि घोस्ट हमसे कुछ कहना चाह रहा है। कूपर उसे टॉम के कमरे में भेज देता है और यहाँ हो रही अनयूजुअल चीजों को समझने की कोशिश करता है। नींद से जगने के बाद जब अगले दिन मर्फ अपने कमरे में पहुंचती है तो वो कूपर को अब भी वहीं पर बैठे हुए देखती है। कूपर ने अब तक ये डिकोड कर लिया है कि कमरे में किताबें घोस्ट की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं। वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी की उस लाइन पर जाकर गिर जाता है। ये सिक्का मिट्टी की लाइंस पर गिर रहा है मगर गैप्स में नहीं। धूल की जो लकीरें बनी हैं वो कूपर के मुताबिक बाइनरी कोड में दिया जा रहा कोई मैसेज है। ये मैसेज कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, इस बारे में अब तक उन्हें कोई भनक नहीं है, पर कहीं ना कहीं से कुछ मैसेज तो आ ही रहा है। बाइनरी कोड दरअसल एक कोडिंग सिस्टम है। जिन कंप्यूटर्स या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें यही कोडिंग सिस्टम होता है। इसके जरिए लेटर, डिजिट या किसी और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। वही मोर्स कोड में डॉट और डैश के जरिए कम्युनिकेशन होता है। कूपर का मानना है कि इन धूल की लकीरों में जो मोटी लाइंस हैं वो 1 और पतली लाइंस 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
इसी बेसिस पर वो इस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है। ये कोशिश उसे एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट देती है। धरती पर मौजूद हर कोने का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, थैंक्स टू द जीपीएस सिस्टम। गूगल मैप्स इन्हीं कोऑर्डिनेट के बेसिस पर काम करते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से कूपर इसके ठिकाने पर पहुंचना चाहता है। मर्फ और कूपर गाड़ी से सफर करते हुए एक इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ जब ये अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में टार्स नाम का एक रोबोट कूपर को इंटेरोगेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि उसे इस जगह का पता कैसे चला। कूपर अपनी बेटी के बारे में पूछता है, पर टार्स अपने सवाल पर अड़ा है। वो कहता है कि तुम्हारी गाड़ी में मैप मिला जिस पर इस जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। तुम भटके हुए यहाँ नहीं आए, आखिर तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? कूपर टार्स पर भड़कते हुए कहता है कि इतनी अकड़ में मत रहो, जमाना मशीनों और रोबोट्स का अब नहीं रहा। तुम जैसी मशीनें मेरे खेतों में घास काटने का काम करती हैं। दोनों के बीच हो रही नोकझोंक के बीच एंट्री होती है डॉक्टर ब्रांड की। आप इन्हें एमेलिया भी कह सकते हैं। वो कूपर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाती है। मर्फ कुछ लोगों के साथ यहाँ पर बैठी होती है। कूपर यहाँ मिलता है प्रोफेसर ब्रांड से। ये एमेलिया ब्रांड के फादर हैं। कूपर इन्हें पहले से जानता है, वो इनके साथ काम कर चुका है। इस कॉन्फ्रेंस रूम में उससे सवाल किया जाता है कि आखिर उसे इस ठिकाने का पता कैसे चला। कूपर कहता है कि ऐसा एक एनोमली की वजह से हुआ। एनोमली यानी कुछ ऐसा जो आम तौर पर नहीं होता। वहां बैठा एक शख्स जो शायद सरकार का मुलाजिम है, उससे कहता है कि धरती पर इस जगह से बड़ा सीक्रेट और कुछ नहीं है। कोई किसी एनोमली या इत्तेफाक से यहाँ ना तो आ सकता है और ना ही यहाँ से जा सकता है। कूपर यहाँ पर कहता है कि उसे जिस तरह से यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो उसे सुपरनैचुरल नहीं कह सकता, लेकिन ये साइंटिफिक भी नहीं है। कूपर से कहा जाता है कि सीधे सीधे बताओ कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे, आखिर उन्हें ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले। मर्फ बीच में बोल पड़ती है कि ऐसा ग्रेविटी की वजह से हुआ। डॉयल नाम का एक शख्स कूपर से पूछता है कि ये किस तरह की ग्रेविटेशनल एनोमली थी। कूपर जवाब देने के बदले कुछ अश्योरेंसेस मांगता है। वो कहता है कि उसकी बेटी और वो इस जगह से सही सलामत लौट पाएं। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रांड हंसते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं और हम क्या करते हैं? कूपर कहता है नहीं। उसका जवाब ना में इसलिए है क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक साइंस से रिलेटेड सारे सेंटर्स को बंद हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि नासा का वजूद अब भी बना हुआ है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत में इसरो है, वैसे अमेरिका में नासा है। प्रोफेसर ब्रांड उसे याद दिलाते हैं कि वो कभी इसी नासा के लिए स्पेसक्राफ्ट्स उड़ाया करता था। कूपर प्रोफेसर ब्रांड से पूछते हैं कि उसने तो सुना था नासा को बंद किया जा चुका है। ब्रांड कहते हैं कि नासा बेहद गोपनीय तरीके से चल रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उस हालत में स्पेस एक्सप्लोरेशन पर पैसे फूंकने को सही नहीं माना जा सकता। यहाँ प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी पर 7 साल पहले गेहूं की पैदावार खत्म हो गई। इस साल ओकरा की पैदावार भी खत्म हो गई और अब बस कॉर्न बचा है। कूपर कहता है कि हम इतना कॉर्न उगा रहे हैं कि भुखमरी की नौबत ना आए। इस पर प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं कि कॉर्न की फसल भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, कुछ सालों में उसका भी खात्मा तय है और फिर खाने को कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि फसलों को तबाह करने वाला ब्लाइट धरती के वातावरण को भी बर्बाद कर रहा है। धीरे धीरे अर्थ से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ब्लाइट दरअसल एक तरह का प्लेग है जो फसलों को खत्म करता है। बल्कि एक थ्योरी ये भी है कि ब्लाइट और डस्ट स्टॉर्म कनेक्टेड है। कहा जाता है कि ब्लाइट सिर्फ एडिबल क्रॉप्स का सफाया नहीं करता, बल्कि मैदानी इलाकों की घास को भी अपना शिकार बना रहा है। अब जब घास ही नहीं होगी तो मिट्टी को जमीन पर रोककर कैसे रखा जाएगा? शायद इसी की वजह से धूल का तूफान आता है। कूपर प्रोफेसर ब्रांड से पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर धरती को बचाने का उनके पास क्या प्लान है। इस पर प्रोफेसर जवाब देते हैं कि हमें धरती को बचाना नहीं है, धरती को छोड़कर जाना है। वो कूपर को एक रॉकेट के पास लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि अंतरिक्ष में नासा की एक स्पेसशिप है जिसका नाम है एंड्योरेंस, और यहाँ उसके आखिरी कंपोनेंट्स बचे हैं। इनके जरिए स्पेस एक्सपीडिशन यानी अंतरिक्ष यात्रा को अंजाम दिया जाएगा।
ब्रांड कहते हैं कि आज से लगभग 50 साल पहले प्लैनेट सैटर्न के करीब एक वर्म होल खुल गया। ये एक दूसरी गैलेक्सी का रास्ता है। वर्म होल एक कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ नहीं आया? एग्जैक्टली सिंपल भाषा में बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा स्पेस है, इसके पार और भी गैलेक्सीज हैं, मगर वो इतनी दूर हैं कि हम अपने स्पेसक्राफ्ट से वहां नहीं पहुंच सकते। ये एक टनल है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को जोड़ने का काम करती है। जिस काम के लिए आपको हजारों लाइट ईयर्स लगते, अब वो इस शॉर्टकट की मदद से फौरन हो जाएगा। साइंस की दुनिया में आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट तो है, पर ये अभी तक पाए नहीं गए हैं। फिजिसिस्ट कहते हैं कि इन्हें हम अभी बना नहीं सकते, पर फ्यूचर जनरेशंस शायद ऐसा कर पाएं। पेपर पर थ्योरी तैयार है, इसके लिए वक्त और ग्रेविटी को अपने हिसाब से मोड़ने और ढालने की जरूरत होगी। अभी हमारी साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि ऐसा कर पाए। थ्योरीज के मुताबिक वर्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल भी मुमकिन हो पाएगा। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर और एडवाइजर किप थॉर्न एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। उन्हें इसी साल नोबेल प्राइज भी मिला है। एक्चुअली उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई है जिसे लिगो डिटेक्टर कहते हैं। तो असली दुनिया में हम ग्रेविटी को समझने के एक कदम करीब पहुंचे तो हैं। फिल्म में प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं कि इस वर्म होल को यहाँ शायद किसी ने रखा है ताकि पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। हो सकता है कि ये एलियंस का काम हो, शायद ये फ्यूचर ह्यूमन बीइंग्स हो जिन्होंने वर्म होल को यहाँ प्लेस किया। नासा ने अपनी डिस्कवरी में पाया कि इस वर्म होल के पार दिखने वाली गैलेक्सी में 12 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर जिंदगी मुमकिन हो सकती है। और तब शुरू हुआ लेज़रस मिशन। नासा ने 10 साल पहले इस वर्म होल के जरिए अपने 12 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट एंड्योरेंस के साथ उस दूसरी गैलेक्सी के लिए भेज दिया। हर एक एस्ट्रोनॉट के पास एक स्पेसक्राफ्ट था, 2 साल के सर्वाइवल की सप्लाई थी और एक रोबोट था। नए प्लैनेट पर पहुंचने के बाद इन्हें वहां की पड़ताल करनी थी, और अगर वो प्लैनेट धरती का ऑल्टरनेटिव होने की गुंजाइश रखता तो नासा को सिग्नल देकर इसकी जानकारी देनी थी। इसके बाद ये कायरो स्लीप के जरिए खुद को सालों के लिए सुला सकते हैं और धरती से किसी के आने का इंतजार करते। ये एक तरह का सुसाइड मिशन था जिसमें इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो वापस कभी धरती पर लौट सकेंगे। इनमें से 3 प्लैनेट से सिग्नल आए। अब नासा अपनी एक नई टीम को उन 3 प्लैनेट्स पर भेज रहा है। प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी के फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे अर्थ की ग्रेविटी को कुछ देर के लिए ऑफ किया जा सके, जैसे आप लाइट ऑफ करते हैं। तब जिंदा बचे सभी लोगों को स्पेसक्राफ्ट के जरिए उस प्लैनेट पर पहुंचा दिया जाएगा। एक्चुअली ग्रेविटी को ऑफ करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब धरती पर इतना फ्यूल ही नहीं बचा है कि इतनी बड़ी स्पेसशिप को दुनिया के सभी लोगों के बोझ के साथ उठाया जा सके। अगर ग्रेविटी पर कंट्रोल किया जा सकेगा तो स्पेसक्राफ्ट आसानी से हवा में उठ पाएगा और उसे सही ठिकाने की तरफ बस दिशा देनी होगी। प्रोफेसर ब्रांड के पास 2 प्लान्स हैं। प्लान ए के तहत ये टीम एक रॉकेट को लेकर एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट तक जाएगी। वो वर्महोल में जाएंगे और दूसरी गैलेक्सी में पहुंचेंगे, तीनों प्लैनेट्स को एनालाइज करेंगे, अर्थ पर सिग्नल देंगे। इस बीच प्रोफेसर ब्रांड अपनी ग्रेविटी की इक्वेशन पूरी करेंगे। जब सही प्लैनेट डिसाइड हो जाएगा तब ये टीम वहां से सिग्नल भेजेगी। प्रोफेसर ब्रांड की इक्वेशन की मदद से धरती पर मौजूद सारे लोगों को नए प्लैनेट तक पहुंचा दिया जाएगा। पर अगर प्रोफेसर ब्रांड अपनी ग्रेविटेशनल थ्योरी की इक्वेशन पूरी नहीं कर पाए तब क्या होगा? उसके लिए प्लान बी है। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 5000 एम्ब्रियोज यानी भ्रूण लेकर जा रहा है। अगर प्लान ए कामयाब नहीं हो पाता तो इन एम्ब्रियोज के जरिए इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है, मगर धरती पर मौजूद सारे लोग मर जाएंगे। प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं कि प्लान बी लास्ट ऑप्शन है। वो कूपर को कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना इत्तेफाक नहीं है, तुम एक पायलट हो और इस टीम को एक पायलट चाहिए था। तुम इस टीम में शामिल हो जाओ और जाकर दुनिया को बचाओ ताकि तुम्हारी बेटी का फ्यूचर बच सके, तुम्हारी जनरेशंस जिंदा रह सकें। कूपर इस बात के लिए मान जाता है। मर्फ अपने पिता से बेहद नाराज है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता उसे छोड़कर किसी ऐसे मिशन पर जाएं जहां खतरा हो।
कूपर उसे समझाने और मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। आखिरकार जाने से पहले वो मर्व के कमरे में उससे मिलने जाता है। मर्व कहती है कि बुक शेल्फ से किताबों के गिरने से जो मैसेज आया था उसे उसने डिकोड कर लिया है। ये मैसेज है स्टे, यानी रुक जाओ, उसे जाना नहीं चाहिए। कूपर इस बात पर खास ध्यान नहीं देता। वो मर्व को एक घड़ी सौंपता है, जिसकी जुड़वा घड़ी खुद वो अपने पास रखेगा। जब वो स्पेस में होगा तब उसकी घड़ी अलग स्पीड से चलेगी। मर्फ और कूपर के लिए समय अलग तरह से काम करेगा। हो सकता है जब कूपर वापस आए तब मर्फ कूपर की उम्र की हो चुकी हो और कूपर अभी भी उसी एज का रहे। मर्फ अपने पिता की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और घड़ी फेंक देती है। वो नाराज है कि कूपर को ये भी नहीं पता कि वो वापस कब आएगा। कूपर जाने लगता है और बुक शेल्फ से फिर से किताब गिरती है, जैसे उसे रोक रही हो। कूपर इस सिग्नल को नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ जाता है। कूपर की टीम में उसके अलावा 3 और लोग हैं। ये साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स हैं, रोमिली, डॉयल और डॉक्टर ब्रांड की बेटी एमेलिया ब्रांड। इसके अलावा इनके साथ 2 रोबोट्स भी हैं। एक का नाम केस है और दूसरा टार्स कहलाता है। ये दोनों ही रोबोट्स हमारे ह्यूमन बीइंग्स की काफी मदद करने वाले हैं आगे चलकर। ये लोग सैटर्न के पास पहुंचते हैं, जहां वर्म होल मौजूद है। कई महीने गुजर चुके हैं। इस बीच धरती से टीम के पास मैसेजेस ट्रांसमिट होते रहते हैं। ये लोग भी अपने वीडियो मैसेजेस को अपने घरों तक पहुंचाते रहते हैं। हमें पता चलता है कि मर्फ अभी तक अपने पिता से काफी नाराज है। वो कूपर के लिए कोई भी मैसेज रिकॉर्ड नहीं करती। खैर, कूपर अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। जब वर्महोल एकदम नजदीक आ जाता है तब रोमिली कूपर को इस बारे में बताता है। कूपर को लगता है कि वर्महोल एक होल होगा, एक छेद, मगर ये तो स्फीयर है। रोमिली बताता है कि इस स्फीयर में जाने के बाद आप दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। ये एक तरह का टनल है। स्फीयर का 2D सर्कल होता है। इसे पेज पर ऐसे ही देखेंगे। आखिरकार एंड्योरेंस वर्महोल के पार पहुंचता है। रास्ते में शिप के अंदर ही डॉक्टर ब्रांड को कुछ अलग सी चीज नजर आती है। ये स्पेस और टाइम का डिस्टॉर्शन है। इसके दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, कोई अलग डायमेंशन। डॉक्टर ब्रांड उस पानी जैसे दिख रहे पैच को छूती हैं और उसे फर्स्ट हैंडशेक का नाम देती हैं। ओके, सो हम एक नई गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं। यहाँ 3 हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं जो एक ब्लैक होल का उसी तरह से चक्कर काट रहे हैं जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। टीम को इन तीनों प्लैनेट्स में से एक को अर्थ के ऑल्टरनेटिव के तौर पर फाइनल करना होगा। इन तीनों ही जगह से सिग्नल आ रहे हैं। इनमें से एक जो हमारे स्पेसक्राफ्ट के सबसे करीब है वो डॉक्टर मिलर का प्लैनेट है। फिर बारी आती है डॉक्टर मैन के प्लैनेट की और फिर आखिर में आता है एडमंड का प्लैनेट। हमें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रांड एडमंड को प्यार करती हैं। अब यहाँ ब्लैक होल के बारे में भी जानना जरूरी है। ब्लैक होल स्पेस में सच में एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पेस का वो हिस्सा होते हैं जहाँ ग्रेविटी इतनी असरदार होती है कि कुछ भी उसकी पहुंच से बच नहीं पाता। ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, लाइट भी। अब क्योंकि ये लाइट को भी सक कर लेता है, यहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, मगर इसके किनारों पर मौजूद रोशनी से इसकी शेप का अंदाजा हो जाता है। इसके आसपास मौजूद सितारों में अलग तरह का पैटर्न देखा जाता है। इन्हें फेल्ड वर्म होल भी माना जाता है। हालांकि साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को तो डिस्कवर कर लिया है, वर्म होल की तलाश जारी है। खैर, टीम तय करती है कि इन्हें मिलर के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे करीब है। वैसे इस प्लैनेट पर जाने से इनकी टाइमलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। मिलर का प्लैनेट ब्लैक होल के नजदीक है, तो यहाँ ग्रेविटी भी अपने चरम पर है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक किसी के लिए समय किस गति से बीतेगा ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि हम असली दुनिया में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले गूगल मैप्स इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स धरती से काफी दूरी पर होती हैं, तो वहां ग्रेविटेशनल पुल भी काफी कम होता है। साइंटिस्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सैटेलाइट्स की घड़ियों के टाइम को प्री करेक्ट करते हैं।
जिससे ये धरती के टाइम से मैच हो सके। हालांकि ये फर्क बहुत मामूली है, पर हमारी धरती का ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, तो वहां हमारे लिए वक्त भी अलग स्पीड से जाएगा। मिलर के प्लैनेट पर बिताया 1 घंटा धरती के वक्त के मुताबिक 7 साल होगा। रोमेली एंड्योरेंस पर रुकने का फैसला करता है। वो कहता है कि यहाँ रहकर वो ब्लैक होल को ऑब्जर्व करेगा, जिससे रिसर्च में मदद मिलेगी। बाकी टीम मिलर के प्लैनेट के लिए रवाना हो जाती है। जब हम मिलर के प्लैनेट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ बस पानी ही पानी है, 4 से 5 फुट की गहराई वाला वास्ट ओशन। जब ये उस जगह पहुंचते हैं जहां से मिलर सिग्नल भेज रही थी, तो पता चलता है वहां उसके लैंडर का बस मलबा है। एमिलिया उसके डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करती है, मगर तब तक एक बेहद ऊंची लहर इनकी तरफ बढ़ने लगती है। एन मौके पर पहुंचकर रोबोट केस एमिलिया को बचा लेता है, मगर डॉयल बाहर ही छूट जाता है। लहर की मार इतनी तेज होती है कि इंजन में पानी भर जाता है। क्राफ्ट अब तब तक उड़ान नहीं भर सकता जब तक पानी ड्रेन ना हो जाए। इस प्लैनेट पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें इसलिए उठती हैं क्योंकि ये ब्लैक होल से काफी नजदीक है। यहाँ ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। हमारी धरती पर भी समंदर की लहरों में हाई टाइड आती रहती है। इसकी वजह है मून का ग्रेविटेशनल पुल। मिलर के प्लैनेट पर मौजूद पानी को ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल खींचता है और इतनी ऊंची ऊंची लहरें पैदा करता है। यहाँ से जो सिग्नल मिल रहे थे वो मिलर ने अपने वक्त के मुताबिक कुछ मिनट पहले ही भेजे थे। आखिरकार जब ये लोग इस प्लैनेट के होराइजन से निकलकर वापस एंड्योरेंस पर पहुंचते हैं तो पता चलता है 23 साल बीत चुके हैं। रोमेली थोड़ा बूढ़ा हो गया है। उसके पास कायरो स्लीप का ऑप्शन तो था, जिससे आप नींद में चले जाते हैं और उम्र नहीं बढ़ती, पर एक वक्त के बाद रोमेली ने इसके इस्तेमाल से सोना बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कूपर अपने घर से आए मैसेजेस देखता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर इन लॉ डोनाल्ड की मौत हो चुकी है। उसका बेटा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी बेटी मर्फ अभी भी अपने पिता से नाराज है। उसने इतने साल में अपने पिता को बस एक ही मैसेज भेजा, वो भी अपने उस जन्मदिन पर जब वो उस उम्र की हो गई जब उसके पिता धरती से मिशन के लिए रवाना हुए थे। आपको याद होगा कूपर ने मर्फ से कहा था कि हो सकता है मैं तब लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो चुकी हो। मर्फ इस वीडियो में अपने पिता को कहती है, मैं आपकी उम्र की हो चुकी हूं, अब तो लौट आइए। हमें पता चलता है कि मर्फ प्रोफेसर ब्रांड के साथ ही काम करती है। वो भी एक साइंटिस्ट बन चुकी है। प्रोफेसर ब्रांड की इक्वेशन अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। धरती की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब है। यहाँ एंड्योरेंस में कूपर और रोमेली डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाना चाहिए। एमिलिया कहती है कि एडमंड्स के प्लैनेट से आया डेटा ज्यादा प्रॉमिसिंग है, हालांकि ये प्लैनेट ज्यादा दूरी पर भी है। टीम के पास इतना फ्यूल नहीं है कि दोनों प्लैनेट्स पर जाया जा सके। कूपर कहता है कि एमिलिया साइंटिस्ट होकर अपने दिल की बात सुन रही है, क्योंकि वो एडमंड से प्यार करती है, इसीलिए उसका डिसीजन बायस्ड है। एमिलिया कहती है कि प्यार सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये कहीं ज्यादा ताकत रखता है। शायद इसका कोई गहरा मतलब है जिसे हम अभी नहीं समझ सकते। उसका दिल कह रहा है कि उसे एडमंड्स के डेटा पर भरोसा करना चाहिए। रोमेली और कूपर उसकी बात नहीं मानते और तय होता है कि ये मैन्स के प्लैनेट पर जाएंगे जो नजदीक है। वहां पहुंचने पर टीम डॉक्टर मैन को कायरो स्लीप से जगाती है। पता चलता है कि ये शख्स आखिरी बार जब सोया तो उसने जगने के लिए टाइमर भी नहीं लगाया। एक तरह से ये अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुका था, मगर सालों बाद ही सही अर्थ से लोग आकर उसे बचा लेते हैं। मैन कहता है कि ये प्लैनेट हैबिटेबल है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में भले ही अमोनिया है, पर प्लैनेट के सरफेस पर जाकर सांस ली जा सकती है। टीम देखती है कि मैन का रोबोट के डीकमीशन किया जा चुका है। रोबोट का काम प्लैनेट से डेटा जुटाना था। इस बीच अर्थ पर प्रोफेसर ब्रांड मौत की कगार पर हैं। वो मरने से पहले मर्फ को बताते हैं कि उनकी इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास इसे पूरा करने के लिए कंप्लीट डेटा है ही नहीं। उन्हें ब्लैक होल से जुड़े कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थे और ना ही कहीं से आ सकते थे। प्लान ए असल में सिर्फ दिखावा था।
असली प्लान जो अमल में लाया जाना था वो प्लान बी था, यानी धरती पर मौजूद लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए और गैलेक्सी के पार जो हैबिटेबल प्लैनेट मिले उस पर एम्ब्रियोज के जरिए इंसान की प्रजाति को जिंदा रखा जाए। मर्फ डॉक्टर ब्रांड तक उसके पिता की मौत की खबर पहुंचाती है। साथ ही पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था? क्या मेरे पिता को इस धोखे की जानकारी थी? क्या उन्होंने सब कुछ जानते हुए हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? कूपर इस मैसेज को सुन लेता है और एमिलिया से पूछता है कि ये सब क्या है। एमिलिया को इस बारे में कुछ नहीं पता। कूपर कहता है कि वो इस प्लैनेट को सर्वे करने के बाद वापस अर्थ के लिए रवाना हो जाएगा। उसे अपनी बेटी से मिलना होगा। यहाँ रोमिली एक आइडिया देता है। वो कहता है कि जब तुम घर जाओगे ही तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और टार्स को वहां ड्रॉप कर देना। टार्स हमें ब्लैक होल से वहां का क्वांटम डेटा भेज देगा। शायद इससे ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व होने में मदद मिले। यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है। असल में मैन का प्लैनेट हैबिटेबल नहीं है। इसका ऐसा कोई सरफेस है ही नहीं जहां सांस ली जा सकती हो। मैन ने जब पहली बार इस प्लैनेट पर कदम रखा तो वो समझ गया कि यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसने किप को यानी अपने रोबोट को डीकमीशन किया ताकि वो नासा तक असली डेटा ना पहुंचा सके। वो खुद नकली पॉजिटिव डेटा भेजता रहा ताकि कोई उसे आकर बचा ले। मैन कूपर को जान से मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस एंड्योरेंस को लेकर वापस नहीं जाने दे सकता। मैन खुद अर्थ पर जाना चाहता है, पर वो किस मुंह से जाएगा? उसने झूठा डेटा भेजा। वो चाहता है कि इन लोगों को इसी प्लैनेट पर छोड़ दे और अकेले अर्थ के लिए रवाना हो, ताकि वहां जाकर कोई भी झूठी कहानी बना सके। वो कूपर को मौत के मुंह के करीब पहुंचाने के बाद अपने ठिकाने की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ रोमिली किप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता चलता है कि किप का डेटा मैन के डेटा से एकदम अलग है। किप शायद इस सिनेरियो के लिए प्रोग्राम था। जैसे ही डेटा मिसमैच होता है, किप ब्लास्ट करता है, जिसमें रोमिली मारा जाता है। यहाँ कूपर एमिलिया से मदद की गुहार लगाने में कामयाब हो जाता है। वो उसका मैसेज सुनती है और मदद के लिए फौरन पहुंचती है। मैन रेंजर लेकर एंड्योरेंस की तरफ निकल जाता है। कूपर ब्रांड को बताता है कि उसका अंदाजा सही था। उन्हें मैन के प्लैनेट की जगह एडमिन के प्लैनेट पर जाना चाहिए था। मैन ने झूठे सिग्नल भेजे। ये प्लैनेट रहने लायक नहीं है। दोनों केस और टार्स के साथ लैंडर के जरिए मैन का पीछा करते हैं। अगर उन्हें लंबी दूरी तक ट्रैवल करना है तो स्पेसक्राफ्ट एंड्योरेंस तक पहुंचना ही होगा। मैन रेंजर को डॉक नहीं कर पाता। कई कोशिशों के बाद वो मैनुअली डॉकिंग करता है और इस कोशिश में खुद तो मारा ही जाता है, साथ ही एंड्योरेंस को भी नुकसान पहुंचता है। कूपर अपनी जगह से भटके एंड्योरेंस का पीछा करता है और लैंडर को डॉक करने में कामयाब होता है। एंड्योरेंस स्टेबलाइज हो जाता है। केस वार्न करता है कि एंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खिंच रहा है, पर एक अच्छे हीरो की तरह कूपर के पास प्लान है। वो इस ग्रेविटेशनल पुल का स्लिंग शॉट की तरह इस्तेमाल करेगा, जिससे उनकी शिप को एडमंड्स के प्लैनेट की तरफ धक्का मिल जाए। आपको याद होगा कि इनके पास ज्यादा फ्यूल नहीं बचा है। स्लिंग शॉट का इस्तेमाल कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। आपने मंगलयान के बारे में तो सुना ही होगा। आप ये भी जानते होंगे कि भारत ने बहुत ही कम खर्च में इसे लॉन्च किया। ऐसा स्लिंग शॉट के जरिए ही पॉसिबल हुआ। ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए किसी स्पेसशिप को एक्सेलरेट किया जा सकता है। यान धरती के चक्कर लगाता है और जब सबसे करीब का चक्कर आता है और ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा होता है, यह खुद को ऑर्बिट के बाहर लॉन्च करता है। सही मूवमेंट पर स्लिंग शॉट इफेक्ट होता है और यान बिना किसी एफर्ट के बेहद दूरी पर फेंक जाता है। बस सही डायरेक्शन और टाइमिंग की बात है। एंड्योरेंस का वजन कम करने के लिए कूपर टार्स के साथ साथ खुद को भी डिटैच कर लेता है। वो दोनों ही ब्लैक होल की तरफ खींचने लगते हैं। फिल्म में ब्लैक होल को गैर्गेंटुआ का नाम दिया गया है। ब्लैक होल का ग्रेविटी पुल काफी ज्यादा होता है और साइंस की मौजूदा नॉलेज के मुताबिक ब्लैक होल में एक बार जाने के बाद वहां से लौटना नामुमकिन है। जहां वर्म होल दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता खोलता है, ब्लैक होल की दूसरी तरफ कुछ नहीं होता। उसके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जगह नैरो होती जाएगी। जाहिर है एक पॉइंट के बाद स्पेस नहीं बचेगा और आप खत्म हो जाएंगे। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है।
लेकिन फिल्म में कहीं भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया जाता कि कूपर ब्लैक होल के अंदर गया हो। वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से बड़ी तेजी से गिर तो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स और वहां मौजूद दूसरी एनर्जी का फोर्स इतना ज्यादा है कि उसे रेंजर को छोड़ना पड़ता है। उसके बाहर आते ही रेंजर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसा कि ब्लैक होल में अमूमन होगा। लेकिन इससे पहले कि कूपर खुद ब्लैक होल को छूता, वो कहीं और ही पहुंच जाता है। इसे टेसरेक्ट कहते हैं। फिल्म के मुताबिक ये एक ऐसी जगह है जहां टाइम भी किसी फिजिकल एलिमेंट की तरह मौजूद है। टार्स अभी भी ट्रांसमीटर के जरिए कूपर से बात कर पा रहा है। उसे भी ये अजीब सी जगह नजर आ रही है। टार्स बताता है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया है। उन्होंने ही कूपर के लिए ये टेसरेक्ट बनाया है। शायद वो कूपर से कुछ करवाना चाहते हैं, मगर क्या? यहाँ उसे मर्फ के कमरे की अनगिनत टाइमलाइंस नजर आती हैं। हो सकता है कि ये जगह कूपर को इसलिए दिखाई जा रही हो क्योंकि वो मर्फ के पास्ट से रिलेट कर सकता है। यहाँ प्यार की ताकत के बारे में बात होती है। जैसा कि एमिलिया ने कहा था कि हो सकता है प्यार एक अलग डायमेंशन की चीज हो, ये सिर्फ फीलिंग ना होकर कुछ ज्यादा हो, जिसकी ताकत के बारे में हम अभी नहीं समझ पाए हैं। कूपर किताबों को धक्का मारते हुए मर्फ से बात करने की कोशिश करता है। मर्फ किताबों के गिरने से घबराती है और बुक शेल्फ को ऑब्जर्व करती है। आपको याद होगा कि फिल्म की शुरुआत यहीं से होती है। मर्फ अपने पिता से कहती है कि मुझे लगता है आप ही मेरे कमरे का घोस्ट हैं। आप ही मेरी किताबों को गिराते हैं। सच में ऐसा ही हो रहा है। कूपर को एहसास होता है कि सिर्फ ग्रेविटी की मदद से ही यहाँ मर्फ से कम्युनिकेट किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी डायमेंशन में कॉमन है। वो किताबें गिराकर मैसेज देने की कोशिश करता है। वो कहता है स्टे। कूपर अपने आप को सफर पर निकलने से रोकना चाह रहा है। हमें पता चलता है कि मर्फ के कमरे में नासा के कोऑर्डिनेट्स भी कूपर ने ही छोड़े थे। अब कूपर उस टाइमलाइन में पहुंचता है जहां मर्फ ने बुक शेल्फ पर उसकी दी हुई घड़ी रखी थी। कूपर टार्स से ब्लैक होल का क्वांटम डेटा मोर्स कोड में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। इसके बाद कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए बुक शेल्फ पर रखी घड़ी के दूसरे कांटे में इस डेटा को ट्रांसफर करता है। फिल्म के मुताबिक ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए टाइम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यहाँ अर्थ पर मर्फ अपने पिता की दी हुई घड़ी लेने के लिए वापस लौटती है। उसे एहसास होता है कि ये घड़ी कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रही है। मर्फ को अंदाजा हो जाता है कि उसके पिता ही उसे घड़ी के जरिए डेटा दे रहे हैं। वो इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। यहाँ टेसरेक्ट बंद होने लगता है। टार्स और कूपर इससे बाहर फेंक दिए जाते हैं। फ्यूचर ह्यूमंस बस मर्फ तक ब्लैक होल का क्वांटम डेटा पहुंचाना चाहते थे। काम खत्म होते ही टेसरेक्ट की जरूरत भी नहीं रही। आप देखेंगे कि कूपर तेजी से वर्म होल से बाहर आ रहा है। उस रास्ते में एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट नजर आता है। एमिलिया ठीक उसके सामने होती है, मगर उसे देख नहीं सकती, महसूस कर सकती है। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट कुछ सेकंड्स के लिए टकरा रहे हैं। ब्रांड से हैंडशेक के बाद कूपर खुद को स्पेस में तैरता हुआ पाता है, जहां उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जो सीधा खुलती हैं एक फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनी में। कूपर जहां लौट कर आया है, उस जगह का नाम है कूपर स्टेशन। ये दरअसल एक स्पेस स्टेशन है। ऐसे ही स्पेस स्टेशंस पर फिलहाल बची हुई ह्यूमैनिटी रह रही है। कूपर को लगता है कि स्टेशन का नाम उसके नाम पर रखा गया है, पर असल में ये उसकी बेटी मर्फी कूपर के नाम पर है। जो डेटा टार्स की मदद से कूपर ने मर्फ को भेजा, उसका इस्तेमाल कर मर्फ ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्थ के टाइम के मुताबिक कूपर 125 साल का हो चुका है। हालांकि असल में वो सिर्फ 2-2.5 साल बिताकर ही लौटा है। वो दिखने में अभी भी वैसा ही है जैसा यहाँ से जाते वक्त था। हालांकि उसकी बेटी खुद बूढ़ी हो चुकी है। जब कूपर मर्फ से मिलता है तो उसे कहता है कि मैंने अपना वादा निभाया, मैं लौटा। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं ही तुम्हारा भूत था। मर्फ कहती है, मैं जानती हूँ। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि माँ बाप को अपने बच्चों को मरते हुए देखना पड़े। आप ब्रांड के पास जाइए, वो वहां नई दुनिया बसा रही है। कूपर ब्रांड को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ता है। ब्रांड को आखिरकार एडमंड के प्लैनेट पर दिखाया जाता है।
यहाँ एडमंड की मौत हो चुकी है। ये प्लैनेट हैबिटेबल लग रहा है। क्या ब्रांड यहाँ से कूपर के साथ लौटकर स्पेस स्टेशन पर जाएगी? क्या ये दोनों बाकी लोगों को इस प्लैनेट तक लेकर आएंगे? क्या कूपर खुद इस प्लैनेट तक पहुंच पाएगा, या फिर बची हुई ह्यूमैनिटी को स्पेस स्टेशन पर छोड़कर ये दोनों एडमंड्स प्लैनेट को ही प्लान बी के मुताबिक पॉपुलेट करेंगे और एक नई सिविलाइजेशन को जन्म देंगे? हो सकता है एडमंड के प्लैनेट पर पलने वाली सिविलाइजेशन आगे चलकर फिफ्थ डायमेंशन के लोग साबित हों, जिन लोगों ने वर्म होल को क्रिएट किया और इन्हीं ने टेसरेक्ट को भी बनाया। इन्हीं सवालों और ख्यालों के साथ इंटरस्टेलर खत्म होती है। आप अंदाजे लगा सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इंटरस्टेलर 2 आएगी नहीं आएगी हम तो नहीं जानते हैं, इसीलिए अपना दिमाग चलाते रहिए। बाय। एक मिनट, अभी आपको कहीं नहीं जाना है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के पेजेस को भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि वॉच रोज से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमस्कार।